तो आइए, अब हमारा अगला टॉपिक है देखने की प्रक्रिया। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? देखने की प्रक्रिया, मैकेनिज्म ऑफ विजन। देखने की प्रक्रिया, मैकेनिज्म ऑफ विजन। तो किसी वस्तु को हम कैसे देख पाते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके लिए इसको एक डायग्राम से समझते हैं हम। मान लीजिए यहाँ पर कोई आदमी है और इसको आपको देखना है, ठीक है। इसको देखना है, यह नेत्र है। ये नेत्र का संरचना बना देते हैं आपको हम। यहाँ से क्या होगा? सिलियरी बॉडी होगा। ये क्या होगा? सिलियरी बॉडी होगा। ये क्या होगा? कोराइड। और कोराइड के अंदर क्या होगा? रेटिना। यहाँ से क्या होगा? तीसरी परत जो है वो क्या होगा? रेटिना। ठीक है। तो किसी वस्तु को देखना है, उसको कैसे देख पाएंगे, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ से क्या होगा? आगे चलिए। ये क्या है? आइरिस, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में? परितारिका। इसको क्या बोलते हैं? आइरिस और परितारिका। और दोनों आइरिस के बीच में जो जगह है, इसको क्या बोलते हैं? प्यूपिल, यानी कि पुतली। ठीक है। तो यहाँ से किरण आया, कोई लाइट सोर्स होगा। मान के चलिए अभी दिन का समय है और सूरज का प्रकाश। लाइट सोर्स आया, यहाँ से इससे टकराया, और टकराने के बाद कहाँ गया? नेत्र में गया। ठीक है। कॉर्निया से पास करेगा ये क्या है? कॉर्निया। कॉर्निया से पास करेगा तो कहाँ जाएगा? प्यूपिल। ठीक है। कॉर्निया से पास कर गया, कहाँ चला गया? ये जगह क्या है? ये जगह कॉर्निया और लेंस के बीच का जगह। आपको हम बताया अभी, एक्वस चैम्बर, जलीय कोष्ठ। ठीक है। इसके अंदर क्या भरा होता है? जलीय द्रव, एक्वस ह्यूमर भरा होता है। ठीक है। तो कॉर्निया को पास करने के बाद जलीय द्रव को पार किया। जलीय द्रव को पार करने के बाद प्यूपिल को पार किया। प्यूपिल को पार करने के बाद लेंस से पास किया। लेंस से पास किया कि नहीं किया? लेंस से पास करने के बाद अब कहाँ जाएगा? रेटिना पे। कहाँ जाएगा? रेटिना पे। और रेटिना पे जब जाएगा तो यहाँ बीच में किससे पास करना होगा इसको? बीच में पास करना होगा इसको किससे? ये क्या है? विट्रस ह्यूमर, यानी कि काचाभ द्रव। ठीक है। तो हम बता रहे हैं प्रकाश की किरण को कहाँ कहाँ से गुजरना पड़ा। तो प्रकाश की किरण का रास्ता, प्रकाश की किरण का रास्ता कहाँ कहाँ से होकर गुजरना पड़ा? सबसे पहले कहाँ जाएगा? कॉर्निया। कॉर्निया से टकराएगा। ठीक है, ये कॉर्निया हो गया। कॉर्निया के बाद कहाँ जाएगा? जलीय द्रव में, एक्वस में। कहाँ जाएगा? जलीय द्रव। जलीय द्रव के बाद कहाँ जा रहा है? प्यूपिल, यानी कि पुतली में। ठीक है। पुतली से गुजरेगा। पुतली के बाद कहाँ जाएगा? लेंस, अभिनेत्र लेंस, आई लेंस। तो अभिनेत्र लेंस लिख देते हैं। अभिनेत्र लेंस के बाद कहाँ जाएगा? अभिनेत्र लेंस के बाद कहाँ जाएगा? काचाभ द्रव, विट्रस ह्यूमर। ये क्या है? विट्रस ह्यूमर। तो काचाभ द्रव, काचाभ द्रव। ठीक है। काचाभ द्रव के बाद कहाँ जाएगा? रेटिना पे। कहाँ जाएगा? रेटिना पे। रेटिना में क्या होता है? प्रकाश संग्राही कोशिकाएं होती है। क्या होती है? प्रकाश संग्राही कोशिकाएं, यानी कि फोटो रिसेप्टर सेल। यहाँ पे क्या होता है? प्रकाश संग्राही कोशिकाएं, यानी कि फोटो रिसेप्टर सेल होता है। तो इसको हम लिख देते हैं प्रकाश संग्राही, प्रकाश संग्राही कोशिका, प्रकाश संग्राही कोशिका, यानी कि इंग्लिश क्या बोले इसका हम? फोटो रिसेप्टर सेल्स। ये हो गया फोटो रिसेप्टर सेल। ठीक है। तो
प्रकाश संग्राही कोशिका है फोटो रिसेप्टर सेल। फोटो रिसेप्टर सेल से, फोटो रिसेप्टर सेल में क्या खास बात होता है, ये क्या करता है कि ये प्रकाश लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देता है, विद्युत सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, विद्युत सिग्नल में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, तो विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करने के बाद, विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करने के बाद यहां से ये क्या निकला, ऑप्टिक नर्व। क्या निकला, ऑप्टिक नर्व। ठीक है, तो ये है ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व यानी कि दृक् तंत्रिका, दृक् तंत्रिका। ऑप्टिक नर्व सेल बोलेंगे तो दृक् तंत्रिका कोशिका या फिर दृक् तंत्रिका ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व कहाँ चला जाएगा लेके इसको, ब्रेन में। कहाँ चला जाएगा, ब्रेन में लेके मस्तिष्क में लेके। ठीक है, तो मस्तिष्क में चला गया। मस्तिष्क में इसका क्या होगा, विश्लेषण होगा। मस्तिष्क में क्या होगा, विश्लेषण होगा इस विद्युत सिग्नल का, और विद्युत सिग्नल का विश्लेषण होने के बाद हमको पता चलेगा कि ये वस्तु जो है किस आकार का है, किस साइज का है, किस आकृति का है, शेप साइज जो है इसका, एक्चुअल फॉर्म इसका पता चलेगा कि यह कहाँ पे रखा हुआ है, किस आकार का है, किस रंग का है, कैसा दिखता है, ये सब चीज जो है मस्तिष्क जो है विश्लेषण करके बताएगा। ठीक है, तो कॉर्निया से होके गुजरा, हम इसको 1 2 3 4 5 6 यहाँ जैसे लिखे हैं वहां ऐसे लिख देते हैं। 1 नंबर हो गया कॉर्निया, दूसरा नंबर हो गया जलीय द्रव, तीसरा नंबर यहाँ पे पुतली, चौथा नंबर यहाँ पे लेंस, पांचवा नंबर यहाँ पे क्या है, काचाभ द्रव, और छठा नंबर क्या है, रेटिना। ठीक है, रेटिना के बाद कहाँ जाएगा, रेटिना के बाद जाएगा ऑप्टिक नर्व, दृक् तंत्रिका में। ठीक है, तो रेटिना के बाद कहाँ चला गया, दृक् तंत्रिका कोशिका में, यहां चला गया। इसके बाद प्रकाश का किरण जो है, इसका प्रकाश का किरण रेटिना पे आके खत्म हो गया था। ठीक है, इमेज इसका बना दिया। प्रकाश की किरण जब रेटिना, ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस कैसा इमेज बनाता है। ठीक है, तो उत्तल लेंस जो प्रतिबिंब बनाता है वो कैसा बनाता है, वास्तविक और उल्टा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे लिख लेते हैं। अभिनेत्र लेंस, अभिनेत्र लेंस किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, किसी वस्तु का उल्टा और वास्तविक, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ये हो गया अभिनेत्र लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है, इसके बारे में बता दिए। देखने की प्रक्रिया समझ में आ गया आपको, देखते कैसे हैं। ठीक है, तो हम किसी वस्तु को कब देख पाएंगे, पहली बात कोई प्रकाश का स्रोत होना चाहिए, क्योंकि हमारे आंख में कोई प्रकाश का स्रोत नहीं है। ठीक है, हमारे नेत्र में प्रकाश का स्रोत नहीं है। तो जैसे हमको आपको देखना है तो कोई एक लाइट सोर्स होगा, प्रकाश का स्रोत होगा, वहां से प्रकाश आप पर पड़ेगा, फिर आपसे परावर्तित होकर प्रकाश जब हमारे आंखों में आएगा तब उसका इमेज बनेगा कहाँ, रेटिना पे, और तब हम आपको देख पाएंगे। ठीक है, तो लाइट सोर्स जरूरी है, रिफ्लेक्शन जरूरी है, और उसके बाद जो है यहाँ पे इमेज बनना जरूरी है। फिर मस्तिष्क उसको सही तरह से विश्लेषण करके बताएगा कि हाँ ये किसकी तस्वीर है। ठीक है, तो ये हो गया देखने की प्रक्रिया, मैकेनिज्म ऑफ विजन। अब हम बात करते हैं जो है तीसरा टॉपिक है हमारा समंजन क्षमता। तीसरा टॉपिक क्या है हमारा, समंजन क्षमता, पावर ऑफ एकोमोडेशन, समंजन क्षमता, पावर ऑफ एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन। ये पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है इसको समझते हैं। समंजन क्षमता, पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन समंजन क्षमता है कि जितना प्रकाश आया, जैसे कभी कभी क्या होता है कि एक रूम में 10 बल्ब जला दिए, 10 बल्ब जला के बहुत तेज प्रकाश आएगा। ठीक है, तो उतना ज्यादा प्रकाश में आंखें चौंधियाने लगती है। ठीक है, तो आंखें चौंधियाने लगती है तो क्या करते हैं लोग, इस तरह से आंखें बंद करने लगते हैं, पता नहीं दिख नहीं रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है, इस तरह से करने लगते हैं। तो उस टाइम पे होता क्या है, उस टाइम पे होता यह है कि अचानक से जब आप बहुत ज्यादा प्रकाश देते हैं तो ये जो प्यूपिल है, जो पुतली है, जो दोनों आइरिस है,
ये पुतली के आकार को इतना छोटा कर देता है कि उससे बहुत कम लाइट जा पाए, ठीक है, क्योंकि बहुत तीव्र जो प्रकाश की किरण आ रही है तो वो क्या हो सकती है, हानिकारक हो सकती है। इसलिए उस प्रकाश की किरण को हम क्या करेंगे, प्रकाश की किरण कहाँ से प्रवेश करती है, प्रकाश की किरण प्रवेश करती है कहाँ से, पुतली से। तो पुतली का जो है साइज, आकार हम छोटा कर, पहले पुतली का साइज ये था, अब पुतली का साइज छोटा कर देंगे, इससे कम प्रकाश किरण जा पाएगी, ठीक है। तो हमको कम प्रकाश मिल पाएगा, जितना बहुत ज्यादा अवेलेबल है, बहुत ज्यादा से हमको हानि हो सकता है, तो वो हमको नहीं मिलेगा। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन यानी कि समंजन क्षमता क्या है, कि ये अभिनेत्र लेंस के बारे में बोल रहा है कि प्यूपिल का साइज, प्यूपिल का साइज प्यूपिल का साइज को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं। और ये कब कर पाएंगे हम, ये कब कर पाएंगे हम, जब सिलियरी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा। और सिलियरी बॉडी अगर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा, यानी कि पक्षमाप पेशियां जब सिकुड़ेगी और फैलेगी, तो उससे क्या होगा, लेंस के साइज में फर्क पड़ेगा। किसमें फर्क पड़ेगा, लेंस के साइज में फर्क पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, तो समंजन क्षमता क्या है, मान के चलिए एक यहाँ पे आंख है और बहुत दूर की किसी वस्तु को देखना है, क्या करना है, बहुत दूर की किसी वस्तु को देखना है। तो दूर के वस्तु को देखने के लिए फोकस दूरी क्या होता है, ज्यादा चाहिए होता है। फोकस दूरी क्या चाहिए होता है, ज्यादा चाहिए होता है। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, ये मान के चलिए लेंस है हमारा, अभी क्या है, ये लेंस है, इस किससे जुड़ा हुआ है, पक्षमाप पेशियों से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, पक्षमाप पेशियों से जुड़ा हुआ है। हमको बहुत दूर का एक वस्तु देखना है, यहाँ पे रखा हुआ है एक वस्तु, ठीक है, ये है ऑब्जेक्ट, वो लिख दिया हमको, ऑब्जेक्ट, बहुत दूर का एक वस्तु देखना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इसका डायमीटर बढ़ाना पड़ेगा लेंस का, ठीक है, क्योंकि फोकस बढ़ाना है। इस तो क्या करेंगे, इस सिलियरी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे, ये सिकुड़ेगी, अगर सिलियरी बॉडी ये सिकुड़ेगी, तो ये सिलियरी बॉडी क्या हो जाएगा, अब देखिए क्या हो रहा है कि ये इतना छोटा हो गया, ये भी सिकड़ के इतना छोटा हो गया। तो इसका मतलब है कि लेंस का साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। ये इसको खींचेगा, तो लेंस पहले देखिए ये मोटा लेंस था, अब लेंस पतला हो गया, अब लेंस क्या हो गया, पतला हो गया, ठीक है। लेकिन एक चीज हुआ, एक चीज क्या हुआ, इसका जो कर्वेचर था, ये जितना बड़ा गोला था लेंस, ठीक है, अब देखिए ये उससे बड़ा गोला बन गया कि नहीं बन गया, ठीक है। तो इसका जो आर होगा वैल्यू यहाँ से, और इसका जो आर वैल्यू है, छोटा गोला का हम बात कर रहे हैं, ये छोटा गोला हो गया, ठीक है। तो इस लेंस के लिए फोकस जो होगा वो इधर होगा, ठीक है, इस लेंस के लिए छोटा फोकस होगा। और ये बड़ा गोला हो गया, तो इस बड़ा गोला के लिए फोकस बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, फोकस बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि सिलियरी बॉडी, पक्षमाप पेशियों के सिकुड़ने और फैलने के कारण, पक्षमाप पेशियों के सिकुड़ने और फैलने के कारण क्या हो सकता है, सिलियरी बॉडी के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण क्या हो सकता है, लेंस की वक्रता में परिवर्तन हो सकता है। क्या हो सकता है, लेंस के वक्रता में परिवर्तन हो सकता है। और लेंस के वक्रता में परिवर्तन करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, समंजन क्षमता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्वेचर को चेंज करने का जो कैपेसिटी है उसी को क्या बोलते हैं, समंजन क्षमता, पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं, ठीक है। तो आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं, इसको लिख के समझते हैं समंजन क्षमता क्या है। तो समंजन क्षमता का परिभाषा देखते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन का, समंजन क्षमता, इसको ऐसे परिभाषित करेंगे, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता, अभिनेत्र, अभिनेत्र मतलब आई लेंस, ठीक है, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके द्वारा, जिसके जिसके द्वारा जिसके द्वारा फोकस दूरी को, किसको,
फोकस दूरी को यानी कि फोकल लेंथ को, फोकस दूरी को समंजित किया जा सके, समंजित किया जा सके मतलब एडजस्ट किया जा सके, फोकस दूरी को समंजित किया जा सके, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके द्वारा फोकस दूरी को समंजित किया जा सके उसे क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, और यह क्षमता किस कारण से आ पाई है, ठीक है, तो पक्षमाभ पेशियों के सिकुड़ने और फैलने के कारण। ठीक है, तो ये पक्षमाभ पेशियों के फैलने और सिकुड़ने के कारण, ये क्षमता है पक्षमाभ पेशियों के फैलने और सिकुड़ने के कारण। ये हो गया। अब एक बार इसको डायग्राम से समझ लेते हैं कि वास्तव में समंजन क्षमता होता क्या है। ठीक है, तो इसको 3 डायग्राम बनाते हैं हम, देखिएगा ध्यान से। ये सबसे पहले एक नॉर्मल लेंस बना है, ठीक है, ये सिलियरी बॉडी से लगा हुआ है। इस सिलियरी बॉडी में इस एक ऑब्जेक्ट को देखना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ओ। इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यहां से लाइट आया, ठीक है, यहां से लाइट आया, लाइट सोर्स, और ये आके इधर इमेज बना दिया। ठीक है, तो ये इसका नॉर्मल फोकस हो गया, इतना से यहाँ से इतना से, ये इसका नॉर्मल फोकस हो गया। अब हमको क्या करना है कि ऑब्जेक्ट दूर रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, बहुत दूर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हुआ है, यहाँ है ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए, हमको फोकस क्या चाहिए, ज्यादा लंबा चाहिए, फोकस क्या चाहिए, ज्यादा दूर चाहिए। तो अब देखिए फोकस दूरी बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, फोकस दूरी अब बढ़ गया। यहाँ से लेते हैं फोकस, पोल से मेजर करते हैं, ये हमारा पोल है, यहाँ से मेजर करेंगे तो फोकस दूरी बढ़ गया। इसको हम लिखते हैं एफ, इसको लिखते हैं F1। और तीसरा क्या है, तीसरा डायग्राम भी देख लीजिए आप, इस तरह का डायग्राम है। इस डायग्राम में देखिए क्या खास बात है, इस डायग्राम में खास बात यह है, ये ऑब्जेक्ट पास में है, ऑब्जेक्ट और पास में है, यहाँ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट पास में है तो इसका इमेज जो है इस तरह से, जब इसका फोकस आएगा तो ये फोकस भी कहाँ आएगा, पास में आएगा। अब फोकस दूरी देख लीजिए, इस तरह से हमारा जो है अभिनेत्र लेंस, आई लेंस इमेज बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है। इसमें क्या खास बात है उसको नोटिस कीजिए आप। खास बात क्या है, ये नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है, सामान्य अवस्था है। इसमें फोकस जो है बढ़ गया है, फोकस बढ़ गया और इसमें फोकस कम हो गया है। तो इसको हम बोलते हैं केस 1, इसको क्या बोलते हैं केस 2, और इसको क्या बोलते हैं केस 3। क्या बोले, केस 3। तो केस 1 नॉर्मल था, केस 2 में क्या हुआ, पक्षमाप पेशी जो है सिकुड़ गई। यहाँ देखिए ये बड़ा है पक्षमाप पेशी, यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ पक्षमाप पेशी बड़ा है, यहाँ पे छोटा हो गया, तो ये क्या हो गया, पक्षमाप पेशी सिकुड़ गया है। यहाँ पे पक्षमाप पेशी का सिकुड़न, पक्षमाप पेशी का सिकुड़न। ठीक है, पक्षमाप पेशी के सिकुड़ने से क्या हुआ, लेंस पतला हो गया, लेंस का पतला होना। पक्षमाप पेशी के सिकुड़ने से क्या हो गया, लेंस जो है पतला हो गया। लेंस के पतला होने से क्या हो गया, फोकस दूरी बढ़ गया। तो F1 क्या हो गया, बढ़ा हुआ फोकस, बढ़ा हुआ फोकस।
फोकस, बढ़ा हुआ फोकस क्या, बढ़ा हुआ फोकस दूरी, तो बढ़ा हुआ फोकस लेंथ। तो पक्षमाप पेशियों के सिकुड़ने से क्या हो गया, फोकस फोकल लेंथ बढ़ गया। केस 3 में क्या हो रहा है, केस 3 में ऑब्जेक्ट जो है पास है, यहां हम लिख देते हैं दूर स्थित वस्तु, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, दूर स्थित वस्तु। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, पास स्थित वस्तु, दूर स्थित वस्तु और पास स्थित वस्तु। यहाँ पे फोकल लेंथ जो है छोटा हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, घटा हुआ फोकस फोकस दूरी। यहाँ क्या लिखेंगे हम, घटा हुआ फोकस दूरी। और ये क्यों हुआ है, पक्षमाप पेशियों के फैलने के कारण। ये पक्षमाप पेशी थी, ये इतना सा था, अब ये बड़ा हो गया, पक्षमाप पेशी का जो साइज है वो बड़ा हो गया, तो पक्षमाप पेशी के फैलने के कारण। पक्षमाप पेशी का फैलना, पक्षमाप पेशी का फैलना, ये हो गया रिलैक्सेशन ऑफ सिलियरी बॉडी। ये समंजन क्षमता हुआ। तो कुल मिला के समंजन क्षमता क्या है, फोकस दूरी को चेंज करने की क्षमता, फोकस दूरी को एडजस्ट करना। दूर का वस्तु देखना है तो अपना फोकस दूरी बढ़ा लिया, पास का वस्तु देखना है तो अपना फोकस दूरी कम कर लिया, नॉर्मल डिस्टेंस पे देखना है तो फोकस दूरी उस तरह का रखा। तो ये है फोकस दूरी को एडजस्ट करने के लिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं समंजित किया जा सके, जहां लिखा है वहां क्या लिख सकते हैं, एडजस्ट। फोकल लेंथ को एडजस्ट करने का जो कैपेसिटी है, जो पावर है ह्यूमन आई में, उसी को क्या बोलते हैं, मानव नेत्र का समंजन क्षमता। ठीक है, अब आइए कुछ टर्म है, उस टर्म को सीखें हम। ये टर्म है हमारा, एक टर्म है निकट बिंदु, क्या है, एक टर्म है निकट बिंदु और दूसरा टर्म है हमारा दूर बिंदु। तो इसको समझते हैं हम, निकट बिंदु और दूर बिंदु। तो सबसे पहले निकट बिंदु, निकट बिंदु को क्या बोलते हैं हम, नियर पॉइंट, नियर पॉइंट। ठीक है, इसको न्यूमेरिकल वगैरह में जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो उसको एन से डिनोट करते हैं, नियर पॉइंट को किसे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, या फिर आप डी भी बोल सकते हैं, क्योंकि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन भी निकट बिंदु ही होता है। निकट बिंदु क्या होता है, देखिए, अगर मानव नेत्र है, ठीक है, मानव नेत्र से वह निकटतम दूरी, मानव नेत्र से वह निकटतम दूरी जहां किसी वस्तु को अधिकतम स्पष्ट देखा जा सके। कहने का मतलब क्या है, ये समझिए। मान के चलिए ये मानव नेत्र है, ठीक है, ये मानव नेत्र है। अब इस मानव नेत्र को, मानव नेत्र के बिल्कुल पास यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रख दिया और यहाँ रखा और यहाँ रखा, बिल्कुल ही सटा के रख देंगे, तो कौन सा क्लियर दिख पाएगा, इसको देखने में ज्यादा क्लियर नहीं होगा। आपको नहीं विश्वास होता है तो आप क्या कीजिए, बुक पढ़ते हैं आप यहाँ रख के, बुक को यहाँ सटा के पढ़िए, एकदम आंख में सटा के, तो बुक जो आप नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं पढ़ पाएंगे, थोड़ा सा हटाएंगे थोड़ा पढ़ पाएंगे क्लियर, यहाँ रखेंगे तो क्लियर पढ़ पाएंगे। ठीक है, और थोड़ा दूर रखेंगे क्लियर ही रहेगा। तो कम से कम कितना दूर रखें आंख से हम कि हमको वह स्पष्ट दिखे, इसी को क्या बोलते हैं हम, निकट बिंदु। इसी को क्या बोलते हैं, निकट बिंदु। तो वह न्यूनतम दूरी, निकट बिंदु क्या है, वह न्यूनतम दूरी, वह न्यूनतम दूरी कहां से, न्यूनतम दूरी मानव नेत्र के लेंस से, ठीक है, अभिनेत्र लेंस से, वह न्यूनतम दूरी जहां किसी वस्तु को, जहां किसी वस्तु को अधिकतम स्पष्ट देखा जा सके, अधिकतम स्पष्ट देखा जा सके, इसको क्या बोलते हैं हम, निकट बिंदु। तो इसको क्या बोलते हैं, निकट बिंदु बोलते हैं, अधिकतम स्पष्ट देखा जा सके। जो सामान्य वयस्क होता है, नॉर्मल एडल्ट में, सामान्य वयस्क में निकट बिंदु जो होता है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर।
ठीक है। तो सामान्य वयस्क में, सामान्य वयस्क, सामान्य वयस्क के लिए निकट बिंदु कितना होता है? निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। मतलब नेत्र से, ह्यूमन आई से 25 सेंटीमीटर दूर आप रखेंगे, लेंस से 25 सेंटीमीटर दूर अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसको क्लियर देख पाएंगे, मैक्सिमम क्लियरिटी के साथ देख पाएंगे। ये तो हो गया निकट बिंदु। इसी को क्या बोलते हैं? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब स्पष्ट दृष्टि की निकटतम दूरी। इसको क्या बोलते हैं? इसे स्पष्ट दृष्टि की, इसे स्पष्ट दृष्टि की निकटतम दूरी भी कहा जाता है, स्पष्ट दृष्टि की निकटतम दूरी। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ऑफ डिस्टिंक्ट मतलब स्पष्ट, डिस्टिंक्ट विजन, विजन मतलब दृष्टि, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो आइए अब देखते हैं हम दूर बिंदु क्या होता है। आइए अब देखते हैं दूर बिंदु क्या होता है। दूर बिंदु यानी कि फार पॉइंट। अभी क्या सीखे हम? निकट बिंदु यानी कि नियर पॉइंट। तो अब हम देख रहे हैं दूर बिंदु यानी कि फार पॉइंट। ये क्या होता है इसके बारे में समझें। तो दूर बिंदु का अगर हम परिभाषा जानते हैं, परिभाषा में ही सब कुछ समझ में आ जाएगा कि मानव नेत्र से वह दूरतम बिंदु मतलब फारदेस्ट पॉइंट, सबसे दूर बिंदु, वह दूरतम बिंदु जहां तक किसी वस्तु को सुस्पष्ट देखा जा सके। परिभाषा क्या है? मानव नेत्र से वह दूरतम बिंदु जहां तक किसी वस्तु को सुस्पष्ट देखा जा सके, किसी वस्तु को सुस्पष्ट देखा जा सके, इसको क्या बोलते हैं हम? दूर बिंदु बोलते हैं। देखा जा सके, इसी को क्या बोलते हैं? दूर बिंदु बोलते हैं, मतलब फार पॉइंट बोलते हैं। ठीक है। सामान्य वयस्क में, नॉर्मल एडल्ट में जो फार पॉइंट होता है वो क्या होता है? इन्फिनिटी, अनंत होता है। तो सामान्य वयस्क के लिए दूर बिंदु जो है क्या होती है? अनंत दूरी होती है, और इन्फिनिटी अनंत दूरी होती है। ठीक है, अनंत दूरी हो गया, इन्फिनिटी। तो ये बताया आपको हम निकट बिंदु और दूर बिंदु का कॉन्सेप्ट। अब हम बात कर रहे हैं कुछ दृष्टि दोष। किसकी बात कर रहे हैं? दृष्टि दोष और उसका संशोधन। दृष्टि दोष और संशोधन, ये हमारा नया टॉपिक है, दृष्टि दोष और संशोधन। दृष्टि दोष और संशोधन क्या होता है, इसको देखते हैं। 3 तरह का सामान्यतः जो है दृष्टि दोष आपकी सिलेबस में पढ़ना है। 3 तरह का दृष्टि दोष है, क्या क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले है मायोपिया, नियर साइटेडनेस, निकट दृष्टि दोष। पहला क्या है? निकट
दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मायोपिया। इसी का दूसरा नाम है निकट दृष्टिता। दूसरा नाम क्या है इसका? निकट दृष्टिता। और इसका इंग्लिश क्या होता है? नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस, ठीक है। तो निकट दृष्टिता, नियर साइटेडनेस। दूसरा दृष्टि दोष है आपका, जो आपके सिलेबस में पढ़ना है आपको, वो है दूर दृष्टिता। दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। इसका इंग्लिश क्या होगा? हाइपरमेट्रोपिया। इसका इंग्लिश क्या है? हाइपरमेट्रोपिया। दूर दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया। इसको और क्या बोलते हैं? इसको और बोलते हैं दूर दृष्टिता। दूर दृष्टिता। तो दूर दृष्टिता का इंग्लिश क्या हो जाएगा? फार साइटेडनेस। क्या हो जाएगा? फार साइटेडनेस। ये आपको नाम बता रहे हैं दृष्टि दोषों का, बाद में बताएंगे ये क्या होता है और इसका संशोधन कैसे करेंगे, ठीक है। तो आइए तीसरा नाम देखें। तीसरा नाम है हमारा, तीसरा नाम है जरा दूर दृष्टिता। जरा दूर दृष्टिता। जरा दूर दृष्टिता। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया, जरा दूर दृष्टिता, प्रेस बायोपिया। ये तीन दृष्टि दोष आपको पढ़ना है। एक और चीज होता है कैटरैक्ट, मोतियाबिंद। ये क्या होता है? कैटरैक्ट यानी कि मोतियाबिंद। इसके बारे में भी आपको जानकारी है। तो सबसे पहले मोतियाबिंद को ही समझ लेते हैं, फिर एक एक करके बाकी तीनों चीज को समझेंगे। मोतियाबिंद क्या है? कैटरैक्ट, ठीक है। तो जो एजेड इंडिविजुअल होते हैं, जो ज्यादा उम्र के वयस्क होते हैं, ठीक है, अधेड़ उम्र में, तो हम लिख सकते हैं बढ़ती उम्र के साथ, बढ़ती उम्र के साथ जो आई लेंस होता है, अभिनेत्र लेंस, वो क्रिस्टलीय होता है। कैसा होता है? क्रिस्टल होता है। तो बढ़ती उम्र के साथ क्रिस्टलीय लेंस, क्रिस्टलीय लेंस का दूधिया हो जाना या धुंधला हो जाना, का दूधिया हो जाना या धुंधला हो जाना, या धुंधला हो जाना, यही क्या है? मोतियाबिंद है। जिसके कारण क्या हो जाता है? आंख की रोशनी कम हो जाती है। धुंधला या धुंधला हो जाना, जिसके कारण दृष्टि में कमी, जिसके कारण दृष्टि में कमी होती है या दृष्टि बाधित हो जाती है। दृष्टि में कमी या दृष्टि में कमी या दृष्टि बाधित हो जाती है, बाधित हो जाती है। तो ये है हमारा कैटरैक्ट, मोतियाबिंद। तो अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। बेल आइकन को दबाने से आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे कि नया नया कौन सा वीडियो अपलोड हुआ है। खुद भी देखते रहिए और दोस्तों को भी दिखाते रहिए। धन्यवाद।